इनकी पत्नी ने शादी के 27 साल बाद इन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए। 15 लाख से ज्यादा हमारा खर्चा हो गया। ये हमारी केंद्र सरकार की मानसिकता जो है ना, वो सिर्फ। जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद जहूर खान और आप देख रहे हैं NS10 TV। आज मैं मौजूद हूँ मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो है कुछ लोग हैं जो कि मेंस राइट के लिए जो है आवाज़ें बुलंद करते रहते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं। समान नागरिक संहिता के लिए जो है बातें होती रहती है। तो आज यहाँ पर जो है लोग इकट्ठा हुए थे, जो कि कुछ कई शहरों से लोग इकट्ठा हुए हैं। तो उसमें हम आए हैं उन लोगों से मिलने के लिए, तो जिसमें 3 लोग जो है मिले हैं, उनसे जो है बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो आइए चलते हैं। 3 लोग जो उपस्थित हैं यहाँ पर, एक ज़राफ़त खान जो कि मेरठ से चलकर आए हैं, हापुड़ से, और दूसरे भाई बनारस से चलकर आए हुए हैं अतुल केसरी जी, जो कि समान नागरिक संहिता के लिए जो है आवाज़ उठाते रहते हैं, लोगों के लिए काफ़ी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं लोगों की मदद के लिए। और एक ओमान में रहते हैं, जो कि मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं, नौकरी तो वहाँ करते हैं, लेकिन केस में इतना जो है कमाल भाई जो इस केस से जो है बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, काफ़ी जो है परेशान रहते हैं। तो उन्होंने ही यहाँ पे लोगों को बुलाया था चर्चा करने के लिए। तो आइए उन सभी लोगों से बातें करते हैं, चलिए उन लोगों के पास चलते हैं। आप सभी भाइयों का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम कई वीडियो में आप लोगों को देखे हैं, सबसे पहले हम ज़राफ़त भाई के पास चलेंगे कि हम अक्सर देखते हैं कि इलाहाबाद, लखनऊ, कई जगह जो है शहरों में लोगों के पास जाते हैं हेल्प के लिए। तो अभी मिर्ज़ापुर में कैसे आना हुआ सर, बताना चाहेंगे? दरअसल मिर्ज़ापुर में इसलिए आना हुआ, हमारे ये कमाल भाई हैं, मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं, जॉब करते हैं ये आउट ऑफ इंडिया ओमान में। इनकी पत्नी ने शादी के 27 साल बाद इन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए। शादी के 27 साल बाद? जी, शादी के 27 साल बाद। और उनकी जो एज है लगभग 55 से 56 साल की एज है। इनके बच्चे जवान हैं और ये लगभग 4-5 साल से झूठे मुकदमों में प्रताड़ित हैं। सर जी, हम ये जानना चाहेंगे कि शादी के 7 साल के बाद तो ये सब होते नहीं? एक्चुअली 498 शादी के 7 साल बाद कहते हैं, लेकिन फिर भी दर्ज हो जाता है। लेकिन इनकी वाइफ ने घरेलू इंसाफ, मेंटेनेंस, जबकि इन्होंने अपनी पत्नी के नाम लगभग 1 करोड़ के समथिंग प्रॉपर्टी नाम कर रखी है अपनी पत्नी के। उसके बावजूद भी इनकी पत्नी इनसे खर्चा मांगने के लिए मिर्ज़ापुर कोर्ट में ट्रायल फाइल किया है। और ये उसको ये प्रूफ करने के लिए कि मैंने अपनी पत्नी के नाम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी कर रखी है, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया पूरी तरीके से, उसके बावजूद भी इनकी कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है और महिला का ही पक्ष रखा जा रहा है। अभी कुछ दिन में ये वहाँ पर कोर्ट के सामने कुछ धरना प्रदर्शन वगैरह करेंगे और ये मुहिम बहुत अच्छी है, अपनी मुहिम चलाएंगे, तो ये मुहिम इनकी भी बहुत अच्छी है। बाकी कमाल भाई से पूछते हैं इनके जवानी की कहानी। जी कमाल भाई, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि मेरी जानकारी के हिसाब से आप इंडिया में नहीं रहते, कहीं बाहर रहते हैं। तो आपका जो है बाहर से यहाँ आकर ट्राई करना, तारीखों को देखना काफी मुश्किल होती होगी? जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है हमको। वहाँ पे इमरजेंसी छुट्टी अप्लाई करने के लिए दिक्कत, फिर वहाँ से फ्लाइट का बुक कराना, पैसे ज़्यादा खर्चे। अभी 5 साल जो मैं लड़ रहा हूँ, 15 लाख से ज़्यादा हमारा खर्चा हो गया। ये फ्लाइट का टिकट और यहाँ पेशी का हाई कोर्ट में, इसमें ज़्यादा खर्चा हुआ। मतलब तकरीबन केस में जो है 15 लाख रुपए, 15 लाख केस खर्च हुआ फ्लाइट के लिए। हम ये जानना चाहेंगे दर्शकों को, आप जरा बताएं कि आपके ऊपर केस क्या क्या है? केस वो पहला तो क्रिमिनल केस की है, उसमें 123, 323, 147, 341, 342, न जाने किसी 352 बहुत सारे वो की। उसके बाद 125 CRPC, घरेलू हिंसा, और ये सब की। कमाल भाई, हम दर्शकों को और आपके बारे में बताना चाहेंगे। जैसा कि अभी ज़राफ़त भाई बोल रहे थे कि आप कोई अनशन वगैरह भी करने वाले हैं। जी, इसीलिए मैं इनके पास गया और आप लोगों से कि कुछ लोग आए बैठे, अनशन इसलिए करेंगे कि ऑलरेडी मेरा जो कमाया 27 साल कमाया, सब उसी के नाम कर दिया, करोड़ों का प्रॉपर्टी। अभी मेरे पास जो बचा हुआ है, मेरे वकील को जज साहब बोल रहे हैं कि
उसको बुलाओ, नहीं तो 125 पे एक्सपायरी ऑर्डर कर देंगे, एक पक्षी ऑर्डर कर देंगे। तो इसलिए मैं आएगा कि ये ऐसे करेंगे तो फिर प्रताड़ित बहुत ज्यादा हो जाऊंगा। अभी मैं बहुत पक्षीय कार्रवाई ना हो इसके लिए आपको बार बार जी ओमान से आना पड़ता है। ओमान से आना पड़ता है। चलिए हम आपके पास दोबारा आएंगे। हम अपने जो बनारस से चलकर आए हैं आपके पास, हम उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। तो मिस्टर अतुल भाई, आपका भी हमारे चैनल पे स्वागत है। हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो कमाल भाई के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं, तो इस तरीके का जो महिला कानून का जो दुरुपयोग हो रहा है, इस पर जो है दो शब्द कुछ बोलना चाहेंगे? जैसा कि भाई ने बताया आपको जी कि ये प्रताड़ित हैं और 27 साल बाद भी इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी केंद्र सरकार से बहुत हाथ जोड़ के गुजारिश है, उनका सोचने और समझने का ताकत क्षीण हो चुका है। अभी हाल ही में भारतीय न्याय संहिता का गठन उन्होंने किया, ठीक है, जिसमें बहुत सारे प्रावधान दिए और अभी आज 6 फरवरी 2024 के दिन उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता, जो हम लोगों का असल मांग है, उसका ड्राफ्टिंग पेश हो रहा है वहाँ पे विधानसभा में। लेकिन जो आप लोगों की मांगे हैं जी, समान नागरिक संहिता, लेकिन वो ड्राफ्ट तो वहाँ तैयार नहीं मैं हुआ। वही बात आपको कहने जा रहा था। ये हमारी केंद्र सरकार की मानसिकता जो है ना, वो सिर्फ आप एकदम मोटे शब्दों में मान लीजिए कि महिलावादी मानसिकता है। अभी इन्होंने जो भारतीय न्याय संहिता की स्थापना इन्होंने मतलब गठन किया है, इसमें भी वो सिर्फ महिला को ही सहूलियत दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि महिला कोई भी हो, चाहे वो शादी का झांसा दे के यौन शोषण का आरोप लगाती है, उसको न्याय दिलवाने की बात करते हैं। उसके ठीक विपरीत यदि कोई महिला शादी का झांसा देगी तो पुरुष कहाँ जाएगा? यदि कोई महिला पति के ऊपर झूठा केस करती है या पति को प्रताड़ित करती है या इलीगल रिलेशनशिप बनाती है तो पति कहाँ जाएगा? यदि कोई महिला झूठा किसी के साथ साल 2 साल 3 साल रिलेशन में थी, जैसे अभी भारतीय न्याय संहिता में गठन किया गया है, बताया गया है कि यदि कोई लड़का यदि किसी लड़की को बहला फुसला के शादी का झांसा दे के या प्रलोभन देकर के यदि कुछ करता है तो उनको 10 साल की सजा का प्रावधान अभी बनाया गया है। और उसके ठीक विपरीत यदि कोई लड़की इस तरीके का कृत्य करती है तो उनके लिए कोई न तो प्लेटफॉर्म है, न तो कोई कानून है, पुरुषों के लिए कुछ नहीं है। भाई साहब आज इतने दूर से आए हुए हैं और ये प्रताड़ित है, इनके पास न तो कोई मंच है, न तो कोई प्लेटफॉर्म है, न तो इनके पास कोई सहूलियत है, न तो कोई इनके पास कोई कठोर कानून है जिससे कि ये भी महिला के ऊपर उस तरीके से FIR दर्ज करवा करके महिला को बराबर का सजा दिलवा सकते हैं। समान नागरिक संहिता का अर्थ आपको समझना होगा, सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार। आजकल टीवी में, मोबाइल में, न्यूज में हम बहुत तेजी से देख रहे हैं कि समान नागरिक संहिता के नाम पे अरे हिंदू और मुस्लिम के लिए समान विवाह का अधिकार होगा। वो तुरंत आपको केवल जाति और धर्म में आपको बांट देते हैं, जो कि समान नागरिक संहिता का प्रारूप है जाति, धर्म और लिंग के आधार पे भेदभाव समाप्त करना, जिसमें कि महिला और पुरुष, किसी भी जाति और धर्म की महिला हो या पुरुष हो, दोनों को बराबरी का जब समान अधिकार मिलेगा। जैसे कि यदि किसी लड़की को यदि लड़का यदि प्रताड़ित करता है तो उसको जो जो सजा का प्रावधान है, जो जो कानूनी प्रावधान है, उसके समान अधिकार हम पुरुषों के लिए भी मांग रहे हैं। जैसे महिलाओं के लिए महिला आयोग है, महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण, महिला शक्ति है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला पॉक्सो एक्ट वगैरह है। 498 को भी इन्होंने कुछ मॉडिफाई कर दिया है और 376 को भी इन्होंने मॉडिफाई कर दिया है। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ महिला को ही केवल अपनी बात को रखने का, न्यायालय में FIR दर्ज करवाने का, न्यायालय में अपना पक्ष रखने का उनको केवल अधिकार दिया जा रहा है। जी, आप 376 की अभी बात करें तो उसी पर अगर एक जेंट्स को 376 में अगर फांसी की सजा होती है तो झूठा साबित होने पर उस महिला को भी फांसी होनी चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं? हम वो तो कहना चाह रहे हैं, प्लस हम ये भी कहना चाह रहे हैं, आप मेरी बातों को आप और आपके दर्शक के लिए मैं बताना चाहता हूं। आप सपोज करिए कि यदि एक लड़का एक लड़की साथ में रिलेशन में है, साल 2 साल 3 साल वो रिलेशन में थे और अभी तत्कालीन जो केंद्र सरकार के प्रारूप के अनुसार जो इन्होंने गठन किया है उसमें यदि कोई लड़का लड़की को धोखा देता है तब उसको 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसके ठीक विपरीत यदि वो लड़की यदि लड़के के साथ यदि गलत करती है, उसको धोखा देती है, दूसरे आदमी से शादी करती है या फिर दूसरे अन्य मर्दों से वो संबंध बनाती है, रिलेशनशिप में रहती है, तो वो पुरुष क्या करे? वो फिर 497 हो जाएगा। हाँ, आजाद है। नहीं, 497 आपने अच्छा याद दिलाया है। मैं आपके
चैनल के माध्यम से मैं इस मुहिम में मैं धार्मिक बात को मैं नहीं कहना चाहता था, ये कहना चाह रहे मैं थे नहीं कि- कहना चाहता था, मगर आज हमको मजबूरन उस बात को छेड़ना पड़ रहा है। और मैं चाहता हूं कि आपके दर्शक जो कि हिंदू हैं, जो सनातन धर्मी हैं, वो बहुत ध्यान से इस बात को सुने, जो राम राज्य की परिकल्पना करते हैं। आपने 497 का जिक्र किया है, 497 को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था केंद्र सरकार की अगुवाई में। मैं इसको यही कहूंगा, क्योंकि अगर केंद्र सरकार की अगर जानकारी में नहीं होता तो उसके अगले दिन या 2 दिन 4 दिन के बाद ये सदन में प्राइवेट बिल ला करके या कुछ भी तरीके से इसको मामले को पलट सकते थे, क्योंकि ये हमारे संस्कृति के विरुद्ध है। आप सपोज करिए कि यदि कोई पत्नी शादी करके आती है और अपने मर्जी से किसी दूसरे मर्द से संबंध बनाती है, तो उससे जन्मा बच्चा क्या वो कट्टर हिंदू बनेगा, क्या वो सनातनी बनेगा, वो दोगला बनेगा? एकदम साफ शब्दों में आपसे पूछ रहा हूं। हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे आने वाली नस्ल को बर्बाद किया जा रहा है, टीवी मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से बर्बाद किया जा रहा है। ये एक हिडन पॉलिसी है जो वेस्टर्नाइज कर रहा है हमारे हिंदुस्तान को। हमको जाति और धर्म में लड़ा करके हमारे हिंदुस्तान को बाहर से कुछ और दिखाया जा रहा है, मगर अंदर ही अंदर आप चाहे टीवी उठा करके देखिए, टीवी में आजकल किस तरीके के फिल्म बन रहे हैं, गाने किस तरीके के बन रहे हैं, किस तरीके के इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे किस तरीके की लड़कियां, कम उम्र के बच्चे किस तरीके के सोशल मीडिया पे अश्लीलता बहुत ज्यादा फैल रही है। सोशल मीडिया पे फैली हुई है, प्लस सार्वजनिक स्थल पे फैला हुआ है। आप कहीं भी जाइए, कोई भी बड़ा प्रोग्राम हो, तो जो औरत जितना कम कपड़ा पहन के आएगी उसको लोग बड़ा उतना ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। मतलब वो हमको एक सम्मान का, हमारे नजरिए को पूरा का पूरा बदल दिया गया है। जो हमारे भारतीय संस्कृति थी, जो हमारे भारत की परंपरा थी, वो कहीं ना कहीं छीन होती जा रही है। और यदि आज आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो आपकी आने वाली नस्ल और आपकी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। मैं ये कहना एक चीज और देखने को मिल रहा है कि जो महिलाएं जो है पूरा कपड़ा, जो एक मर्यादित लिबास होते हैं, जी। उसमें जो महिला होती है उसको लोग जाहिल और गवार समझते हैं, और जो जितना ज्यादा छोटा कपड़ा पहनती है उसको जब उतना ही ज्यादा गवार में सही शब्द नहीं कहना चाहूंगा आपकी बातों को। लोग गवार उसको नहीं, जो है, देखिए वो कौन लोग होते हैं जानते हैं? जो खुद जाहिल होते हैं। हमारे भारत की संस्कृति जो है ना, जो संस्कृति को समझेगा हमारे भारत को ना, जो भारतीय परिवेश है, जो परिधान है, साड़ी धोती कुर्ता यहाँ का परिधान रहा है। यहाँ पे मिनी स्कर्ट और बिकनी ब्रा हमारा प्रॉपर। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के एक मंत्री, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और बहुत सारे बाबा भी आजकल है जो अवैध संबंध बताते हैं। एक मंत्री हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनको भगवा कलर की बिकनी से उनकी भावना आहत हो जाती है। तो मैं उन जैसे लोगों के लिए कहना चाहता हूं जो काला, पीला, नीला, बैगनी, हरा, सिलेटी कलर का बिकनी और ब्रा पहन के प्रतिदिन वो अश्लीलता और अभद्रता करती रहती है, सोशल मीडिया हो गया चाहे फिल्मों में, उसमें उनकी भावना क्यों नहीं आहत होती है? सीधा सा क्वेश्चन, जो भी आपके इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने अंतरात्मा से जरूर पूछिएगा कि उसमें उनकी भावना क्यों नहीं आहत होती है। आज कम उम्र के बच्चे, छोटे छोटे कम उम्र के बच्चे आज इस वजह से इसको देख करके, आप इंस्टाग्राम पे देखिए, टिकटॉक पे देखिए, गंदे गंदे वीडियो बना रहे हैं, अश्लील हरकत कर रहे हैं, और हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, ये एक बार आप जरूर सोचिएगा। चलिए अतुल भाई, हम आपके पास दोबारा आएंगे, हम शराफत भाई के पास से फिर से चलेंगे, काफी दूर से आए हुए हैं। शराफत भाई, हम ये जानना चाहेंगे, जैसे कमाल भाई ने अपनी दिक्कतें बताई हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? ऐसे लोग जो है बहुत सारे हैं, तो किस तरीके से वो जो है क्या स्टेप ले ताकि उनको बेनिफिट मिल सके? देखिए, उसका सोल्यूशन मेन तो पुरुष आयोग है। मान लीजिए महिला ने शादी के 27 साल बाद भी, भाई एक एज भी ओल्ड एज हो चुकी है, इनकी 55-56 साल की एज हो गई है, बच्चे जवान हो चुकी हैं, इनका बड़ा बेटा 30-31 साल के समथिंग है। अब सिर्फ बुढ़ापा कहने का मतलब है कि इनको अपना बुढ़ापा ही काटना है, और महिला ने उसके बावजूद भी इन पर झूठे आरोप लगाए, वो माने गए। अब ये पुरुष हैं, ये ओमान से आते हैं, इनकी कोई समस्या कहीं सुनी नहीं जाती। इन्होंने कोर्ट में, थाने में, सब जगह अपनी आवाज़ उठाई और ये भी बताया कि मैंने अपनी पत्नी को करोड़ों की प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम की है, जबकि इनके पास एविडेंस भी है, बैंक डिटेल चेक, सब स्टेटमेंट इनके पास है। उसके बावजूद भी इनका पक्ष नहीं रखा जा रहा। क्यों नहीं रखा जा रहा? क्योंकि पुरुष की कोई सुनवाई होती नहीं है, जिसकी वजह से पुरुष ज़्यादा प्रताड़ित है, और यही कारण है कि पुरुष आयोग नहीं है। इसलिए पुरुष आयोग का गठन किया जाना चाहिए। और मैं बीच में इनकी बात को रोकना चाहूंगा। यही कारण है कि आज एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 1,65,000 से भी ज्यादा युवा आत्महत्या कर रहे हैं, जिसमें से 1 लाख से भी ज्यादा संख्या पुरुषों की है।
पुरुष के पास कोई मंच नहीं है, पुरुष के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जिसे महिलाओं के लिए महिला आयोग है, उसे जिस दिन पुरुषों के लिए पुरुष आयोग का गठन होगा, प्लस समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता हम इस तरीके का चाहते हैं। केंद्र सरकार से हमारा गुहार है कि सभी जाति और धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव न हो। लिंग के आधार पर कहने का मतलब यह कि महिला और पुरुष दोनों के लिए बराबर के कानून हो, तभी इस पे हम काबू पर पा सकते हैं। और जो फर्जी एफआईआर दर्ज होते हैं उस पे भी तत्काल से तत्काल रोक लगाने के लिए सरकार कठोर से कठोर कदम उठाए। और अगर एक बात और बताना चाहूंगा, मान लीजिए अगर महिला झूठी एफआईआर दर्ज कराती है, अगर उस पर कार्रवाई होनी शुरू हो जाए तो ये झूठी एफआईआर होने बंद हो जाएंगी। हम ये नहीं करें, अगर मान लीजिए महिला प्रताड़ित है तो उस एविडेंस के आधार पर कार्रवाई की जाए, तो पुरुष को सजा दिलाई जाए, और अगर पुरुष प्रताड़ित है तो उस महिला पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जरा तो एक मेरे ख्याल आ रहा है कि आज महिला की बात, जितने भी पॉलिटिकल नेता हैं, लीडर हैं, वो उनको सिर्फ महिला आरक्षण ही दिखता है, लेकिन पुरुष के बारे में तो आज तक किसी ने बोला भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अभी देखो, तो आपकी ये बात लागू कैसे होगी? देखिए उसका तो प्रयास किया जा रहा है, उसका तो प्रयास किया जा रहा है। अभी ये भी हैं, कोर्ट के बाहर अनशन करने जा रही हैं। जगह जगह पे जितने लोग प्रताड़ित हैं, हम कहते हैं कि थाने में, अदालत में अपनी आवाजें उठाएं, सोशल मीडिया पर अपनी आवाज लाएं। अभी क्या है, पुरुष, सबसे बड़ी कमी पुरुष के अंदर यह है कि मान लीजिए उस पर कोई मुकदमा दर्ज होता है, वो अपने से पड़ोसी को भी शेयर नहीं करना चाहता, किसी को बताना नहीं चाहता। वो जो नौकरी करता है तो जॉब की वजह से कि मेरी बदनामी हो जाएगी, बदनामी के स्टेप पे कोई अपनी आवाज उठाना नहीं चाहता, इसलिए आज तक आवाज जाती है, मतलब सांसद तक आवाज जाती है, लेकिन प्रभावी ढंग से नहीं हो पाता है, डाटा नहीं जा पाता है जो जाना चाहिए। महिलाएं अगर कई मामले ऐसे भी आए जो हाईलाइट हुए हैं, रेप के झूठे केसेस, लेकिन वो ऑल इंडिया में, मतलब इंडिया हिल चुका था उनकी आवाजों से, लेकिन पता चला बाद में झूठे पाए गए। महिलाओं में इतनी एकता है, अगर एक जगह झूठा मुकदमा दर्ज हो रहा है तो वहां 100 महिलाएं खड़ी हो जाएंगी, और पुरुष पर अगर एक मामला झूठा दर्ज होता है, महिला झूठा दर्ज करेंगी, पुरुष के साथ कोई नहीं आएगा, उसी को गलत नजरों से पुरुष ही देखेगा। मतलब उसका अपने जो साथी है वो ही गलत उसको समझ लेता है। बिल्कुल, आज यही सिस्टम है। इसी हमारे सिस्टम में खामी के कारण आज आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि लगभग 5 करोड़ से भी ज्यादा मामले आज न्यायालयों में लंबित है, जिसमें से कि 70% से भी ज्यादा मामले आप समझ सकते हैं कि फर्जी होगा। जो महिला अपराध से जुड़े जो मामले होते हैं, सब 70% से भी ज्यादा मामले फर्जी हैं। लगभग आप मान के चलिए कि 3 करोड़ मामले फर्जी हैं। 3 करोड़ मामलों में उनके 5 परिवार मान लीजिए, मतलब 15 करोड़ लोग आज बेफिजूल का कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, तारीख पे तारीख झेल रहे हैं, और अपना शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक शोषण भी झेल रहे हैं, और इसी कारण से सुसाइड भी कर रहे हैं। कुछ लोग मानसिक दिवालिया भी हो जाते हैं, कुछ लोगों का बना बनाया घर पूरा का पूरा बिखर जाता है, मैंने बहुतों को देखा है। तो इसका सिर्फ एक ही निवारण है, पुरुष आयोग और समान नागरिक संहिता, जिसमें जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव समाप्त किया जाए। जितने अधिकार महिलाओं के पक्ष में है, उसी के समान अधिकार पुरुषों के पक्ष में भी जब तक नहीं होंगे, तब तक हम ऐसे इसी चक्की में पिसते रहेंगे, और इसको कोई रोक नहीं सकता है। एक आखिरी सवाल हम पूछना चाहेंगे जरासत भाई, जैसा कि पेपर में अक्सर आया करता है कि महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर जो है पति की हत्या कर दी, लुटेरी दुल्हन, कई शादियां की हैं, फर्जी तरीके से शादियां करती हैं, 2 दिन 4 दिन में लूट कर चली जाती हैं। ऐसे मतलब तकरीबन पतियों की जो हत्या हुई है उसमें तकरीबन 90% उनकी पत्नी होती हैं। और अगर ये डाटा निकाला जाए कि पति और पत्नी दोनों की हत्या, मर्डर का देखा जाए तो 90% पति की हत्या हुई है। लेकिन ये सब होते हुए भी प्रशासन को ये सब क्यों नहीं संज्ञान ले रहा है? ऐसा मतलब उसको, जब ये डाटा इतना ज्यादा है कि पतियों की हत्या जो है तकरीबन 90% है। देखिए, इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने आपको कहा ना, केवल मुंह से राम राम करने से, राम राज्य स्थापित करने से नहीं होता है। आज के डेट में आप अखबार उठा के पढ़ेंगे तो आए दिन, प्रतिदिन प्रेमी के साथ मिल करके पत्नियां प्रेमी के पति की हत्या कर रही हैं, और जघन्य हत्या कर रही हैं। अभी दिल्ली का एक घटना था कि अपने पति को कई टुकड़ों में काट करके उसके ऊपर उसको जमीन में गाड़ के किचन बना करके उसमें खाना पकाती थी। इस तरीके की 1-2 नहीं, आपको सैकड़ों घटनाओं में दिखा दूंगा। तो हमारा ये समाज कहाँ जा रहा है, हमारा कल्चर कहाँ जा रहा है? और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान में यदि कोई पुरुष जघन्य अपराध करता है तो उनको फांसी का प्रावधान है, मगर इस तरीके के घृणित कृत्य करने वाली महिला को
पत्नी को या अपने कई ठो लड़की भी हैं जो कम उम्र की लड़कियां अपने माता पिता का हत्या, अपने भाई का तक का हत्या कर चुकी हैं इनलीगल रिलेशन में, तो उनको आज तक आजाद भारत में एक भी महिला को फांसी नहीं हुआ है। मगर पुरुषों की संख्या आप निकालेंगे तो अनगिनत पुरुषों की संख्या है। तो इसलिए हम केंद्र सरकार से चाहेंगे कि इस पे तत्काल से तत्काल संज्ञान मिले, जितने जो सजा जो पुरुषों के पक्ष में है उसी के बराबर सजा भी महिलाओं को होना चाहिए। केवल बराबरी का अधिकार नहीं, बराबरी का सजा भी महिलाओं को होना चाहिए। बात और आगे, जैसे आप सजा की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन तो उस हत्यारिन पत्नी जो पति की हत्या करके सजा काट रही है, करवा चौथ का जो है व्रत रखने के लिए उसको परमिशन दे रही है। अरे आप करवा चौथ का व्रत नहीं, अभी एक नेहा, मेरठ की नेहा वर्मा करके लड़की एक थी, उसने अपने परिवार के 7 सदस्यों की हत्या की थी, निर्मम हत्या की थी। उनको आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। और उनके जैसी 7 महिलाओं को, महाराष्ट्र की 2 बहनें हैं और बाकी बहुत सारी महिलाएं हैं। महाराष्ट्र की 2 बहनें तो बहुत बच्चों को, कम से कम 50 बच्चों को, वो छोटे छोटे बच्चों को वो मार दिए हैं। 42 बच्चों को लगभग है। तो ऐसे ऐसे जघन्य अपराध करने वाली महिलाएं हैं। अगर पुरुष यदि जघन्य अपराध करते हैं, पुरुषों को दरिंदा कई सारे नामों से संबोधित किया जाता है, मगर महिला कितना भी घृणित अपराध कर दे वो महिला की महिला ही रहती है। जब तक हमारे संविधान में संशोधन नहीं होगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। महिला का इसी तरीके से मतलब इनका अपराध चलता रहेगा अंदरूनी तरीके से, और जब तक हम उस पर सरकार उस पर ध्यान नहीं देगा तब तक इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए हमारा केंद्र सरकार से आग्रह है कि इस पे तत्काल से तत्काल ध्यान दें और सही तरीके से समान नागरिक संहिता जो कि अभी उत्तराखंड में लागू हो रहा है, आज हमने पढ़ा है, न्यूज में देखा है, तो पूरे भारत में लागू हो मगर सही तरीके से लागू हो, ये हमारा विशेष मांग है सरकार से। चलिए, वीडियो काफी लंबी हो रही है, आज के लिए बस इतना। फिर कभी जब मुलाकात हुआ तो फिर इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।